हाय नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चन सीरीज चलेंगे हर एक चैप्टर का। तो इसमें हम लोग इस वीडियो में 10 क्वेश्चन लेंगे और नेक्स्ट इसका जो पार्ट नंबर 2 आएगा उसमें हम 10 क्वेश्चन को लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में क्वार्क के पतले टुकड़े से किसने की थी? तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हर बार हर एक एग्जाम में, खास करके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछता है कि 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि परिघटना क्या थी। कि 1665 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने पेड़ की एक बाहरी परत को लिया, ठीक है, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, क्वार्क। अब इस क्वार्क को क्या किया उन्होंने, एक हैंडमेड मतलब हाथ से बनी हुई साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसको जूम करके देखा। जूम करके देखने के बाद उन्हें मधुमक्खी के जैसे छत्ते होते हैं ना, वैसे ही उनको एक संरचना दिखाई दी। तो उन्होंने एक मधुमक्खी के एक छत्ते जैसी संरचना के उसमें से एक कोष्ठ को उन्होंने क्या नाम दिया, कोशिका नाम दिया। तो यहाँ से एक प्रश्न ये भी बनता है कि कोशिका नाम किसने दिया था, ये भी रॉबर्ट हुक थे। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर उन्होंने जिस कोशिका की खोज की थी उसको पेड़ से अलग करके किया था। तो पेड़ से जैसे ही कोई चीज अलग हो गया, मान लीजिए पेड़ का कोई भाग है अलग हो गया, तो वो अपने आप में कैसी संरचना होगी, मृत संरचना। तो जो इसकी कोशिका होगी वो भी कैसी होगी, मृत कोशिका। तो इस तरह से रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो एक कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका थी। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने क्वार्क की सहायता से जो सेल को खोजा था वो कैसी थी, मृत कोशिका थी। फिर ल्यूवेनहॉक 1674 ईस्वी में आए। उन्होंने तालाब से क्या किया, जल तंत्रों से एक छोटे से बैक्टीरिया की खोज की थी। तो इस तरह से वो जो कोशिका की खोज की गई थी वो तो जीवित कोशिका थी। ठीक है, तो यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखेंगे कि जीवित कोशिका, इसको खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है, इनका पूरा नाम था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, 1674 ईस्वी में, और 1665 ईस्वी में थे रॉबर्ट हुक, ये ध्यान रखेंगे। तो उसके बाद थे रॉबर्ट ब्राउन 1631 ईस्वी में। उन्होंने क्या किया था, इन्होंने केंद्रक के बारे में पता लगाया था। फिर पुरकिंजे थे 1839 ईस्वी में। इन्होंने क्या किया था, कोशिका के तरल पदार्थ जिसे हम जीव द्रव्य कहते हैं उसका नाम दिया था, उसके बारे में इन्होंने पता लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी पौधे जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है। यह कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? सिंपल सा प्रश्न ये है कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो कोशिका सिद्धांत को दो व्यक्तियों ने प्रस्तुत किया था, स्लाइडेन और स्वान। ये नाम ध्यान रखेंगे, स्लाइडेन और स्वान। पूरी थ्योरी में बता देता हूँ कि स्लाइडेन और स्वान ने क्या कहा था। स्लाइडेन और स्वान ने कहा था, पहली बात तो ये कि जो कोशिका होती है प्रत्येक जीव की क्या होती है, मूलभूत इकाई होती है। ठीक है, और दूसरी बात उन्होंने कहा था कि कोशिका जो होती है वो शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। लेकिन जब बात तो ये आई, प्रश्न ये उठा कि कोशिका बनती कैसे, ये नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है, तो इनके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। यानी स्लाइडेन और स्वान ने यह नहीं बता पाए कि कोशिका का निर्माण होता कैसे है। तो उसके लिए क्या आए थे, रोडोल्फ विर्चो। वो कब आए थे, 1855 ईस्वी में। उन्होंने इस सिद्धांत को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और यह बताया कि जो नई कोशिका का जन्म होता है वो पहले से मौजूद पुरानी कोशिकाओं से ही बनता है। उन्होंने एक शब्द दिया, ओमनी सेलुला इनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब ये होता है कि जो कोशिका होती है उसका निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है कि कोशिका झिल्ली, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, इसमें एक गुण होता है जिसको हम कहते हैं सेलेक्टिव परमेम्बल। ठीक है, इसका मतलब होता है वर्णात्मक पारगम्यता। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि कोशिका झिल्ली में जो ये सेलेक्टिव परमेम्बल होती है, इसको कोशिका झिल्ली को ये क्यों कहा जाता है, प्रश्न ये है। तो ध्यान रखेंगे इसके पीछे रीजन क्या है। इसका मतलब ये है कि जो कोशिका होती है उसकी बाहरी जो परत होती है वो एक झिल्ली से बनी होती है, जिसको हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। इस कोशिका झिल्ली का एक गुण होता है, गुण ये है कि वो उसी को अंदर आने देती है जिसका नीड अंदर होता है। मतलब कि इसमें ये चयन करने का गुण होता है कि कौन पदार्थ कोशिका के अंदर आएगा या कौन पदार्थ कोशिका से बाहर जाएगा, ये चयन करने का गुण होता है। तो इसका आंसर यही है कि यह कुछ चुने हुए पदार्थ को ही अंदर और बाहर आने देती है और हानिकारक जो पदार्थ होते हैं उनको बाहर ही रोक देती है। ठीक है, तो आगे हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि जब किशमिश या पादप कोशिका को अल्प पराशरण दाबी विलयन में रखा जाता है तो क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे, जब किशमिश को या फिर किसी पादप कोशिका को किसी अल्प पराशरण दाबी में विलयन में रखा जाता है तो उसमें क्या होता है, उसमें अवशोषण की क्रिया होती है और वह क्या होता है, वह
अपने आकार को बड़ा कर लेता है, यानी वो फूल जाता है। तो वही चीज़ लिखा है, कोशिका जल को अवशोषित करके फूल जाती है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि पादप कोशिका की कोशिका भित्ति मुख्यतः किस रासायनिक पदार्थ से बनी होती है जो इसे संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है। तो ध्यान रखेंगे कि जो कोशिका भित्ति होती है वो केवल किस में पाई जाती है, पेड़ पौधों में पाई जाती है। और ये पेड़ पौधों में पाई जाने वाली एक मृत संरचना होती है और ये किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। और एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, इस संसार में जो सबसे अधिक मात्रा में अगर कोई पदार्थ की उपस्थिति है तो वो कौन सा है, सेलुलोज है, क्योंकि पेड़ पौधों की मात्रा पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए सेलुलोज है। और सेलुलोज बना कोशिका भित्ति बना किसका होता है, सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति की कार्य की बात कर लें तो ये समझ लीजिए एक मृत संरचना होती है और ये काम क्या करता है, ये पेड़ पौधों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करता है ताकि उसे बाहरी आघात से बचाया जा सके। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी जीवित पादप कोशिकाओं से परासरण द्वारा जल की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। यह परिघटना क्या कहलाती है। ठीक है, तो इस परिघटना को कहते हैं जीव द्रव्य कुंचन। ध्यान रखेंगे, जीव द्रव्य कुंचन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे लिखा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर क्या है। तो सिंपल सा अंतर ये है कि एक तो ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिसमें से सुव्यवस्थित केंद्रक होते हैं और एक ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिसमें सुव्यवस्थित केंद्रक नहीं होते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक होती हैं, जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं, उनमें केंद्रक अच्छे से नहीं होते हैं और यूकैरियोटिक में केंद्रक अच्छे से विद्यमान होते हैं। तो यही चीज़ है कि प्रोकैरियोटिक में सुस्पष्ट केंद्रक या झिल्ली उपस्थित नहीं होता। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में ये उपस्थित होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में एक और अंतर है कि प्रोकैरियोटिक जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं उसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है, 70S और 80S दोनों पाया जाता है, इसमें दोनों पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थल कौन सा है। तो प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, कोशिका में प्रोटीन का निर्माण जो करता है ना, वो क्या करता है, जैसे कोशिका के अंदर एक अवयव पाया जाता है, एक घटक पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है ER। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो प्रकार का होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो स्मूथ वाला होता है वो वसा का संश्लेषण करता है, वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। रफ वाला क्या करता है, रफ वाला जो होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है और बल्कि ये जो स्मूथ वाला है वो वसा का संश्लेषण करता है। तो ठीक है, तो यही पूछा है कि प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, तो वो स्मूथ नहीं बल्कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है कि खुरदुरा अंत द्रवित जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और चिकनी है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है केसुरकी। ठीक है, जंतुओं के यकृत यानी लीवर की कोशिकाओं में विष तथा दवाइयाँ को विष रहित करने में कौन सा अंगक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका ध्यान रखेंगे, ये आंसर हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हर जगह नहीं मिलता आपको, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गोल्जी कॉय। ध्यान रखेंगे, गोल्जी कॉय को पैकेजिंग सिस्टम कहा जाता है। पैकेजिंग क्या करता है, ये पैकेजिंग का काम करता है। गोल्जी उपकरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी और इसका मुख्य कार्य क्या है। तो देखेंगे गोल्जी में गोल्जी शब्द छिपा हुआ है, तो इसमें जो जिन्होंने इसको खोज किया था उनके नाम में भी गोल्जी है। उनका पूरा नाम था कैमिलो गोल्जी। ठीक है, उन्होंने ही गोल्जी उपकरण की खोज की थी। इसका काम क्या होता है, ये पदार्थ को क्या करता है, संचयन करता है, मतलब पदार्थ को पैकेजिंग करने का काम करता है। ठीक है, पैकेजिंग करने का काम करता है, यानी संवेष्टन करने का काम करता है। ठीक है, हिंदी थोड़ा अजीब है लेकिन पैकेजिंग ध्यान रखेंगे, इसका मुख्य काम क्या होता है, पैकेजिंग करने का। तो वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।